जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमारी 500 प्लस जी के क्वेश्चन सीरीज़ चली हुई थी, उसके पार्ट 11 हो चुके थे। आज लेकर आया हूँ पार्ट 12। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 166 से। प्रश्न क्या है? आधुनिक ओलंपिक्स के पिता किसे कहा जाता है? विकल्प है रॉबर्ट टावर, पियर डी कुबर्टीन, थोडोसियस वन, अर्नेस्ट कॉर्टिस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा पियरे डी कुबर्तीन। पियरे डी कुबर्तीन। तो पूछ लिया जाए कि आधुनिक ओलंपिक्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। कहाँ पर? एथेंस में हुई थी, ग्रीस में। ग्रीस एथेंस में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में पूछ लिया जाए कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 1924 में। भारतीय ओलंपिक संघ की, इंडियन ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन IAO की स्थापना हुई थी 1924 में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे पूछ लिया जाए तो इसके पहले अध्यक्ष थे जे टाटा। जे टाटा इसके पहले अध्यक्ष थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रश्न क्या था? द फ्यूचर ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विकल्प है विमल जालान, दीपक चोपड़ा, अनुराग माथुर, अमिताभ घोष। तो इसका उत्तर हो जाएगा विमल जालान की ये पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाते हैं? विकल्प है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, मानसूनी जलवायु क्षेत्र, मरुभूमि वाले क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में, मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय वन को सदाबहार वन भी कहा जाता है। जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं उन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में एक राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते। भारत में एक राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते। विकल्प है वे समय एक प्रत्याशी हो, विधानसभा में उन्हें अपना बहुमत प्रमाणित करना हो, वे विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य हो, वे अस्थायी मुख्यमंत्री हो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वे विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य हो, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? विकल्प है महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी, आशा पूर्णा देवी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी को यह पुरस्कार प्रथम महिला थी जिसे मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष कौन थे, तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष थे जी शंकर कुरुप। जी शंकर कुरुप थे। यदि पूछ लिया जाए कि इन्हें किस वर्ष यह पुरस्कार मिला था, तो 1965 में मिला था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में, 1961 में, और पहली बार दिया गया था 1965 में जी शंकर कुरुप को। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आशा पूर्णा देवी को यह पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, तो आशा पूर्णा देवी को यह पुरस्कार 1976 में दिया गया था। प्रीति
प्रतिश्रुति पुस्तक के लिए, प्रतिश्रुति पुस्तक के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। ये बंगला भाषा में लिखी गई थी। बंगला भाषा के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। बंगला भाषा के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जी शंकर कुरुप को किस भाषा के लिए दिया गया था, तो जी शंकर कुरुप को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। मलयालम। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि महादेवी वर्मा को किस वर्ष पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो महादेवी वर्मा को दिया गया था 1982 में हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा में, और पुस्तक थी यामा पुस्तक के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कलाकारों में से द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी है? विकल्प है यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, गीता चंद्रन, सरोज वेदनाथन। तो इसका उत्तर हो जाएगा सरोज वेदनाथन। सरोज वेदनाथन ने यह पुस्तक लिखी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प है होमी जहांगीर भाभा, सतीश धवन, सीवी रमन, एस भटनागर। तो इसका उत्तर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। विकल्प ए। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कहा जाता है। सीवी रमन यह प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। उन्हें रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, सीवी रमन जो थे, इन्हें रमन प्रभाव के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू 1962 में हुआ था और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को अध्यक्षता डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी। जो अंतरिक्ष के लिए पूछ लिया जाए तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 173 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? विकल्प है अमीर खुसरो, रविशंकर, उस्ताद अलाउद्दीन खां, विलायत अली खां। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां जो ये हैं, ये सितार के साथ संबंधित नहीं है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये किससे संबंधित है, तो ये सरोद वादक है। सरोद वादक है उस्ताद अलाउद्दीन खां। अमीर खुसरो को तबला तथा सितार के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो को तबला तथा सितार के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। यह खिलजी के दरबार में रहते थे। यह खिलजी वंश था, उनके दरबार में रहते थे। ठीक है दोस्तों, पंडित रविशंकर मशहूर सितार वादक थे। जो पंडित रविशंकर है, ये मशहूर सितार वादक थे। जो विलायत खां भी सितार वादक थे। विलायत खां भी सितार वादक थे। विलायत खां, रविशंकर, अमीर खुसरो, और इसमें आ जाएगा निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज, ये सभी सितार वादक थे। दोबारा बता देता हूँ, अमीर खुसरो, रविशंकर, विलायत अली खां और आपके निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज। निखिल बनर्जी और शाहिद परवेज ये सभी सितार वादक थे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो विकल्प है सतलुज, दामोदर, महानदी, गोदावरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों दामोदर नदी। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का नाम ही दामोदर वैली था। दामोदर वैली।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका निर्माण किस वर्ष किया गया था, तो इसका निर्माण किया गया था 1948 1948 में। 1948 में दामोदर वैली का निर्माण किया गया था। यह झारखंड बंगाल में फैला हुआ है, यह झारखंड तथा बंगाल में फैला हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है। ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है। विकल्प है क्षारीय, लवणीय, अम्लीय, संतुलित। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ये अम्लीय होती है ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो विकल्प है हर्ष, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित है इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रयाग स्तंभ लेख में, या प्रयाग स्तंभ लेख में भी इलाहाबाद को प्रयाग ही बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर ने, प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था। किसने किया था? यदि पूछ लिया जाए कि स्थापित किसने किया था, तो स्थापित किया था अशोक ने। और उपलब्धियां किसकी वर्णित है? उपलब्धि है समुद्रगुप्त की। ठीक है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पूछ लिया जाए कि उपलब्धियां किसकी वर्णित है, तो उपलब्धियां वर्णित है समुद्रगुप्त की। और स्थापित किसने कराया था? स्थापित कराया था अशोक ने इलाहाबाद के किले में, जो कि संगम के किनारे पर ही स्थित है इलाहाबाद के। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन से अगला प्रश्न। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफे के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन मुबारक। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ये खलीफा का जो पद था उसे मानने से इनकार कर दिया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जो बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति धारण की थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि खलीफा पद की पहली जो पद्धति थी, जो पद था, वो किसने स्वीकार किया था, तो वो थे इल्तुतमिश पहले शासक थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि क्या थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सिकंदर ए सानी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी भी पदवी स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, तो इसका विकल्प हो जाएगा 1948, 1949, 1950, 1951। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1949। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान था पहली राष्ट्रीय समिति का गठन करने में पीसी चंद्र महालनोबिस। पीसी चंद्र महालनोबिस का पूर्ण योगदान था इस समिति को गठन करने में। अब बढ़ते हैं 179 क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्या है? मांग एक सामान्य नियम है। मांग एक सामान्य नियम है। मांगी गई मात्रा बढ़ती है। मांगी गई मात्रा बढ़ती है। विकल्प है कीमत घटने के साथ, कीमत बढ़ने के साथ, स्थिर कीमत के साथ, उपयोगिता बढ़ने के साथ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा कीमत घटने के साथ। कीमत घटने के साथ मांगी गई मात्रा बढ़ती है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या है? जीवाणु बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाला जीव है? जीवाणु बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव है? विकल्प है मलेरिया, एड्स, गलस्वा, यक्ष्मा।
तो इसका उत्तर हो जाएगा यक्ष्मा तपेदिक। यक्ष्मा तपेदिक टीबी क्षय रोग जीवाणु से होता है। टीबी भी बोलते हैं, क्षय रोग भी बोलते हैं, यक्ष्मा तपेदिक इसी को बोलते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमें BCG का टीका दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। जो ये गलुस्वा होता है, गलुस्वा मम्प्स भी बोलते हैं इसे, यह विषाणु से होने वाला रोग है। गलुस्वा एड्स विषाणु से होने वाला रोग है। एड्स भी यह HIV विषाणु से होता है। इसमें रोगी के रोग से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। प्रभावित अंग कौन सा होता है? प्रभावित अंग होता है WBC, हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं एड्स में प्रभावित। ठीक है दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिव्यू दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।